एवरीवन, आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं हमारे यूनिट थर्ड का मेन टॉपिक जो कि होने जा रहा है सीपीयू शेड्यूलिंग। अब सीपीयू शेड्यूलिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हमारा क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो सकते हैं वो हम देखेंगे। और उसकी जो जो एल्गोरिथम्स होने वाली है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे हम अपने अपनी इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से हम एल्गोरिथम्स को पर्टिकुलर एक एल्गोरिथम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें जो जो हमारी प्रॉब्लम होने वाली है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। एक छोटी डेफिनेशन है। सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस दैट अलाउस वन प्रोसेस टू यूज द सीपीयू। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करता है, एक सीपीयू को एक प्रोसेस को अलाउ करता है कि वो हमारा सीपीयू को यूज कर सके, व्हाइल अनदर प्रोसेस इज डिलेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी रिसोर्सेज सच एज इनपुट आउटपुट एक्सेट्रा। तब जब वहां पर कोई अनदर हमारा रिसोर्सेज हमारा वहां पर अनदर कोई प्रोसेस हो जो कि हमारा डिले हो रहा है लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण। अब रिसोर्सेज कई प्रकार हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हो सकता है वहां पर, और हमारे कई प्रकार की डेटा मेमोरी हो सकती है, जैसे मेन मेमोरी हो सकती है, और बहुत सारे जो भी रिसोर्सेज फाइल्स वगैरह है जो उसे चाहिए है उसकी वजह से वो डिले हो रही है। तो वहां पर क्या है कि उस प्रोसेस को वो रोक देता है और दस मेकिंग फुल यूज ऑफ सीपीयू। ठीक है, और क्या करता है कि हमारा सीपीयू को फुल यूज करने के लिए आगे बढ़ाता है कि हमारा सीपीयू पूरी तरह से यूज हो ना, जबकि कहीं पर रुक ना जाए कि डिले की वजह से। बेसिकली क्या होगा, दो प्रोसेस है हमारे, P1 है और P2 है। ठीक है, अब P1 का क्या है, हमारा रिसोर्सेज कम है। अब P1 को इनपुट आउटपुट चाहिए, उसके रिसोर्सेज भी चाहिए, वो हमारे पास कम है। लेकिन P2 के पास हमारे सारे रिसोर्सेज हैं। तो हम इतनी हद तक ट्राई करेंगे कि हमारा सीपीयू कभी खाली ना बैठे, वो कोई ना कोई प्रोसेस को रन करता रहे। तो वो क्या करेगा, P2 को पहले रन कर लेगा और P1 को थोड़ी देर के लिए रोक लेगा। तो ये सब क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गई। सीपीयू शेड्यूलिंग का बेसिक काम क्या है, सीपीयू को बिजी रखना बेसिकली। ठीक है, और शेड्यूल कर देना प्रोसेस को कि हमारा सीपीयू बिजी रहे। So in short, CPU scheduling decided the order of and priority of the processes to run and allocate the CPU's time based on the based on various parameters such as CPU uses, throughput, turnaround, waiting time and response time। अब यहाँ पर क्या है कि जो CPU को जिस प्रकार से हम प्रोसेस को एलोकेट करते हैं या उसे रन स्टेट में डालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी किसी चीज पर बेस्ड होता है जो कि हमारा है। उसमें थॉटपुट हो गया, उसके बाद हमारा हमारा टर्न अराउंड हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया। तो ये सब क्या है उसके, या आप बोल सकते हैं ये सब क्राइटेरिया है हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग के। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, इसमें बहुत ये हमारे जो भी पैरामीटर होते हैं वो इन सब पर बेस्ड होते हैं बेसिकली। ठीक है, द पर्पस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इज टू मेक द सिस्टम मोर एफिशिएंट फास्टर। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो सीपीयू है मोर फास्टर होगा, एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बारे में। अब तो यहाँ पर कुछ हमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दिए गए। सबसे पहले सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब सीपीयू यूटिलाइजेशन से हमारा क्या मतलब है, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। ठीक है, तो वो ही बेसिकली एक बात है कि यहाँ पर क्या है, सीपीयू को हमें बिजी रखना है बेसिकली। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिसमें कई प्रोसेस को रिसोर्सेज की हेल्प चाहिए हो, लेकिन वहां पर रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हो। और क्या है, हमें अपना सीपीयू को बिजी रखना है। तो वहां पर जो प्रोसेस हमें पहले, जो प्रोसेस हमारा आसानी से रन हो सकता है उसको हम पहले रखेंगे, या जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले रखेंगे। तो ठीक है, तो ये सब क्या है। और थियोरेटिकली क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100 बट इन रियल टाइम। वो क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन की रेंज सबसे ज्यादा किसमें होती है, 0 से लेकर 100 तक होती है रियल टाइम सिस्टम में। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई सैटेलाइट सिस्टम हो गया हमारा, सैटेलाइट सिस्टम हो गया, या कोई रियल टाइम जैसे कि उस अगर वो उस टाइम पे लॉन्च नहीं हुआ, या आप मान लीजिए अगर अगर उस टाइम पे वो काम नहीं करा तो हमारा कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि एयरप्लेन है, तो वहां पर एयरप्लेन का क्या है, उनकी टाइमिंग होती है, रॉकेट की क्या है, टाइमिंग होती है लॉन्च होने की। अगर वो उस टाइम पे लॉन्च नहीं हो सकते तो उन्हें डिले कर दिया जाता है। तो ये सब, तो उसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 100 होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और वैसे ज्यादातर वो क्या 40 और 40 और 90 के बीच में होती है, जो भी हमारे अदर सिस्टम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब थॉटपुट की बात कर लेते हैं। थॉटपुट में क्या होगा हमारा, यहाँ पर एक मेजर वर्ड क्या है इसका, सीपीयू इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस बीन एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीट पर यूनिट ऑफ टाइम। उन्हें क्या है, एक ही यूनिट प्रोवाइड कर दी जाएगी पर यूनिट, वो अपने
उस टाइम में उस प्रोसेस को हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर वो सिर्फ उस टाइम में प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो क्या होगा, हमारा उस प्रोसेस को या तो हम डिसमिस कर देंगे या कहीं पर रोक देंगे। ठीक है, तो ये उस पर हमारा इस मेजर वर्क पे हमारा काम करता है थ्रॉटपुट। ठीक है, द थ्रॉटपुट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये क्या डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ और ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस। जो भी उसकी लेंथ होने वाली है हमारी प्रोसेस, कितना वो टाइम लेने वाला है, तो उस पर डिपेंड होता है क्या, हमारा थ्रॉटपुट। ठीक है, हम बात करने जाना है टर्न अराउंड टाइम के बारे में। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो इतनी बड़ी ये डेफिनेशन लिखी है, तो इसका इस डेफिनेशन को पढ़ने की जगह मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ इसका कि होता क्या है। जैसे कि कोई प्रोसेस हमारा है, ठीक है, अब हमारे कई प्रोसेस हो गए, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। अब जो P1 का अराइवल टाइम है वो हमारा 0 है, या मान लीजिए जो हाल जैसे CPU ऑन हुआ वो हमें एक प्रोसेस मिल गया। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम प्रोसेस मिल गया, वो कब आया, 0 सेकंड पे आया। एक प्रोसेस आया हमारा 2 सेकंड पे, मतलब 0 के बाद 1-2 सेकंड बाद आया। और जो हमारा तीसरा प्रोसेस है वो हमारा आया 4 सेकंड पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये सब क्या होगा, इस प्रोसेस के अराइवल टाइम होगा। तब तब ये हमारे अराइवल रेडी स्टेट में आए हैं, तब ये प्रोसेस हमारे कब आए, रेडी स्टेट में आए हैं। कहाँ पर, ये हमारा 0 पे रेडी स्टेट में आया, ये हमारा 2 पे आया, ये हमारा 4 पे आया। ठीक है, अब उसके बाद जब ये हमारे कंप्लीट हो गए, मान लीजिए ये हमारा जो पहला प्रोसेस है, जो हमारा पहला प्रोसेस हो गया, P1 हो गया, वो हमारा हुआ 3 सेकंड पे कंप्लीट। जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो हुआ हमारा 5 सेकंड में कंप्लीट। और जो हमारा लास्ट वाला प्रोसेस है वो हमारा कब कंप्लीट हुआ, वो हमारा हुआ 8 सेकंड में कंप्लीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसका क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम हो गया। किसका, ये P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया, P2 का, और ये P3 का कंप्लीशन टाइम हो गया। ठीक है, ये उसकी कंप्लीशन टाइम होगा, इतनी टाइम में वो हमारा प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जो उसका कंप्लीशन टाइम है उसमें से हम इसके अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। मतलब कि जब वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है उसमें से हम उसके अराइवल टाइम को माइनस कर दें, मतलब कि जब वो प्रोसेस हमारा CPU के पास आया है उसको उस टाइम को हम माइनस कर दें, तो वो हमारा क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर वो एक छोटी डेफिनेशन लिखी गई है, बस एक थ्योरेटिकल वे में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टर्न अराउंड टाइम इज द सम ऑफ टाइम्स स्पेंड वेटिंग फॉर गेट इनपुट मेमोरी, वेटिंग फॉर द रेडी क्यूब, एग्जीक्यूटिंग बाय द CPU एंड वेटिंग फॉर IO डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही बताना चाह रहा है कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वही चीज वो बता रहा है, बस थोड़ी थ्योरेटिकल में बता रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं वेटिंग टाइम की तरफ। ठीक है, अब वेटिंग टाइम क्या होगा हमारा। ठीक है, अब जो हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला, टर्न अराउंड टाइम हमने कैसे निकाला था, बेसिकली टर्न अराउंड टाइम निकाला हमने कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से निकाला। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, अब ये सब टाइम हमें ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस में दिए गए होंगे कि कब वो हमारा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा, अराइवल टाइम उसमें दिया होगा हमें और फर्स्ट टाइम हमें दिया होगा कि ये दो टाइम हमें दिए गए होंगे किसमें, हमारे जब हम एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे, तो ये दो टाइम हमें दिए गए होंगे, कब हमारा CPU आया, कब उसने हमारे CPU को कब हमारा प्रोग्राम मतलब कि कब हमारा प्रोसेस हमारा रनिंग में आया, ये सब चीजें हमें दी गई होंगी। उसके बाद हम उसके कंप्लीशन टाइम निकालना होगा, टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा। तो ये हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है हमारे सारे, जो कि हमारे आने वाले एल्गोरिथम्स में यूज होने वाले हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। वेटिंग टाइम क्या होगा हमारा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, ये सब हमें दिए गए होंगे। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डज नॉट अफेक्ट द टाइम रिक्वायर्ड टू CPU, मतलब कि टू कंप्लीट द प्रोसेस वंस इट स्टार्ट एग्जीक्यूशन, इट ओनली इफेक्ट द वेटिंग टाइम ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करेगा, टाइम स्पेंड बाय दिस प्रोसेस वेटिंग फॉर द रेडी क्यूब। अब यहाँ पर क्या है कि वो चेक करेगा कि हमारा प्रोसेस जो है वो कितनी देर तक वेटिंग क्यूब मतलब कि रेडी क्यूब में रहा है। तो ये सब चेक करना भी क्या है, एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर आता है कि कौन सा प्रोसेस हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के लिए। तो हमने यहाँ पर इसे देख लिया, उसका रिस्पॉन्स टाइम देख लेते हैं हम। अब रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या होगा, ठीक है, अब बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम से मतलब क्या है कि कब उसे पहली बार रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, जैसे कि हमारे दो या तीन मान लीजिए तीन प्रोसेस है हमारे पास, P1 P2 और P3। ठीक है, P1 P2 और P3 हमारे तीन प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने गैंट चार्ट बनाया। अब ये चार्ट हम बनाएंगे जब हम एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे, बट आप समझ लीजिए गैंट चार्ट हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, जब उसको पहली बार उस प्रोसेस ने लिया है,
ठीक है, मतलब कि सीपीयू ने पहली बार उस प्रोसेस को लिया है, कब लिया, 0 पे लिया। तो 0 क्या हो गया हमारा, 0 सेकंड क्या हो गया हमारा, P1 का रिस्पॉन्स टाइम हो गया। ठीक है, अब P1 हमारा कंप्लीट हो गया, कब कंप्लीट हो गया, 5 सेकंड में कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा 5 है यहाँ पर, वो क्या है, P1 का कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम है 0, और जो 5 हमारा है वो क्या है, हमारा कंप्लीशन टाइम है। अब जो P2 है हमारा, P2 के लिए, अब P2 के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, P1 का जो कंप्लीशन टाइम है 5, वो P2 का क्या होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम होगा। ठीक है, तो हमारा सीपीयू एलोकेशन टाइम मान लीजिए, या फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम मान लीजिए, ये क्या हुआ हमारा, 5 हो गया, किसके लिए, P2 के लिए। और मान लीजिए 10 सेकंड में कंप्लीट, मान लीजिए ये 10 सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है, तो जो 10 है वो हमारे P2 का क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, हमें हमें जब हम एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हमें हमें इनका एवरेज निकालना होगा वहां पर। तो इसलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया देख रहे हैं उसका। ठीक है, इन ए इंटरेक्टिव सिस्टम टर्न अराउंड टाइम इज नॉट द बेस्ट क्राइटेरियन। ठीक है, वहाँ पर टर्न अराउंड टाइम बेस्ट क्राइटेरिया नहीं है, तो वहां पर उसके लिए हमने रिस्पॉन्स टाइम को एक वहां पर क्या रिस्पॉन्स टाइम को देखा जाता है कि कब कितने जल्दी हमारा वो प्रोसेस, हमारा सीपीयू रिस्पॉन्स कर रहा है उस प्रोसेस को, हमारा हमारा कितनी जल्दी वो प्रोसेस हमारा सॉल्व हो, मतलब कि प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वहां पर क्या इंटरएक्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो उसको रिस्पॉन्स देता है, कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स दे रहा है यूजर को। ठीक है, तो ये सब काम हमारे कहाँ पर देखा जाता है, इंटरएक्टिव सिस्टम में देखा जाता है। तो वहां पर हमारा मेन क्राइटेरिया क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है। ठीक है, और बेसिकली यही चीज थी यहाँ पर, ये जितना भी यहाँ पर लिखा गया है इसका मतलब यही है, रिस्पॉन्स टाइम हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम होगा, तब कब कब उस सीपीयू ने उसको रनिंग में डाला, जहां से वो रनिंग में आ रहा है, मान लीजिए P1 जो हमारा 0 पे आ रहा था, तो 0 उसका क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम हो गया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम में जब उसका हम अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे, जो भी उसका अराइवल टाइम होने वाला है, अराइवल टाइम क्या हमें दिया गया होगा, कब वो हमारे सीपीयू के पास आया, तब वो हमारा रेडी स्टेट में आया, तो वो उसका अराइवल टाइम हो गया। तो ये उसमें से जब हम उसको माइनस कर देंगे तब हमारा क्या आएगा, रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स टाइम, बहुत आसान था। उसका हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीशन टाइम। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कंप्लीशन टाइम हम कैसे देखते हैं, कब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर P1 P2 P3 हमारे पास क्या 3 प्रोसेस थे। ठीक है, अब वो 0 पे तो उसने फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम दिया उसको, बट जब वो कंप्लीट हो रहा है, मान लीजिए 5 सेकंड में हमारा कंप्लीट हो गया, तो जिसका ये कंप्लीट हुआ है हमारा प्रोसेस, पूरा हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो क्या होगा, उसका कंप्लीशन टाइम होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, द कंप्लीशन टाइम इज द टाइम व्हेन द प्रोसेस स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि वहां पर या तो वो स्टॉप हो जाए एग्जीक्यूट करने के लिए, विच मीन्स द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड, मतलब कि या तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो इट्स बस टाइम एंड द कंप्लीट एंड इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड। तो वहां पर बेसिकली क्या है कि हमारा प्रोसेस जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद जो जितने जितने टाइम में वो कंप्लीट हुआ है, तो वो उसका क्या होगा, हमारा कंप्लीशन टाइम होगा। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्या होगी हमारी, बेसिकली अगर P1 हमारा एक प्रोसेस है और P2 हमारा दूसरा प्रोसेस है, P2 की प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, पहले वो वो क्या है, P2 को पहले हमारे रिसोर्स को असाइन करेगा, मतलब कि जो हमारी P2 की वो ज्यादा है, तो जो हमारा हाइयर प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको क्या है, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेगा, तो ये हमारे प्रायोरिटी हो गई। तो ये हमारे कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थे उसके, हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग के कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थे 7, तो हमने उन्हें देख लिया। अब ये क्या है, कुछ हमारे एल्गोरिदम्स में यूज होने वाले हैं, तो हमने इसको अच्छे से देख लिया। हमने डायरेक्ट एल्गोरिदम इसलिए स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको इन सब के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, थॉटपुट क्या हो सकता है, टर्न अराउंड टाइम क्या हो सकता है, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, और लास्ट में कंप्लीशन टाइम। तो ये सब क्या है हमारे एल्गोरिदम्स में यूज होने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, इसका छोटा सा एक ओवरव्यू ले लिया और उसके कुछ फॉर्मूले हमने देख लिए। एक फॉर्मूला ये देखा, एक फॉर्मूला ये, और एक लास्ट फॉर्मूला हमने ये देखा। तो ये तीनों फॉर्मूले क्या है, हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में यूज होने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर उसे देख लिया। और यही क्या थे, हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिम कौन हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए और कौन हमारा मिनिमाइज होना चाहिए। अब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अगर हम चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम ये भी चेक करेंगे कि कब कब उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अच्छा है, बेटर है या बेस्ट है। तो जब जो अगर वो मैक्सिमम है, मान लीजिए अगर वो हमारा मैक्सिमम है, कौन कौन मैक्सिमाइज होना चाहिए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के लिए, एक तो आउटपुट हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए, एक सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तब वो क्या होगा, एक हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर आएगा।
ठीक है। और जो मिनिमाइज कौन होना चाहिए, एक तो हमारा वेटिंग टाइम मिनिमाइज होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मिनिमाइज होना चाहिए, और रिस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। अगर ये हमारे तो हमारे मैक्सिमाइज हो और ये तीन हमारे क्या हो, मिनिमाइज हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा हमारा सीपीयू बहुत अच्छा है और हमारा एफिशिएंट वे से काम कर रहा है। हमारा सीपीयू सारे प्रोसेस को सही टाइम पर रन कर रहा है। तो ये कुछ हो गया उसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। अब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने से पहले हम कुछ टाइप देख लेते हैं, किस टाइप की शेड्यूलिंग उसमें हो सकती है। एक हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो सकती है। अब प्रीएम्प्टिव से क्या मतलब, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट और फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि दो प्रोसेस हमारे पास P1 है, अब P2 है। और हमारा जो P2 हमारे P1 का अराइवल टाइम क्या था, 0 था, और हमारे P2 का अराइवल टाइम क्या था, 5 था। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा उसका उसका अराइवल टाइम 5 था। जो हमारा प्रोसेस है उसने क्या किया, उसने जो हमारा सीपीयू उसने क्या किया, उस हमारे P1 को रन करता रहा। ठीक है। कब तक, 5 सेकंड तक उसने उसको रन करा। ठीक है। अब यहाँ पर P2 क्या है, उसकी प्रायोरिटी हमारी ज्यादा हो गई, अभी हमारा P1 कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। और P2 की क्या है, प्रायोरिटी हमारी ज्यादा है, तो वो यहाँ से क्या करेगा, वो 5 सेकंड के बाद हमारे जैसे ही हमारा छठवां सेकंड आएगा तो वहां पर क्या होगा, P2 अराइव हो गया और हमारा P1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो क्या करेगा, उसके बाद हमारा P2 को स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब P1 क्या है हमारा, कहीं कहीं ना कहीं हमारा रेडी स्टेट में चला जाएगा या वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। वो क्या करेगा, हमारा रेडी स्टेट में चला जाएगा। कहाँ से, रनिंग स्टेट से हमारा रेडी स्टेट में चला जाएगा, जब आप मान लीजिए वेटिंग में चला जाएगा। कब तक के लिए, जब तक हमारा P2 रन नहीं हो जाता पूरा। ठीक है। जैसे ही हमारा P2 पूरा रन होगा उसके बाद हमारा P1 आ जाएगा, P1 पूरा रन हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में चलता है। तो ये सब चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा ओवरव्यू ले लीजिए। और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट्स। यहाँ पर क्या है, ये तब यूज होगा जब हमारा पूरा प्रोसेस पहले एक बार कंप्लीट हो जाएगा पूरा। यहाँ पर P1 क्या है, P2 की प्रायोरिटी ज्यादा थी, तो वहां पर P1 क्या है कि वो हमारा रेडी स्टेट में चला गया, वेटिंग में चला गया, उसका हमारा P2 आ गया। बट नॉन प्रिवेंटिव में क्या होगा कि पहले एक बार जो प्रोसेस आ चुका है सीपीयू के अंदर वो हमारा पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है। जैसे P1 है और P2 है। अगर हमारा P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, मान लीजिए P2 जो है वो हमारा अ, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बट हमारा जो P1 है वो हमारा पहले आ गया, मान लीजिए 0 पे आया, और जो क्या है, और जो हमारा P2 है वो हमारा किस पे आया, 5 पे आया। जो हमारा P2 है 5 पे आया। जैसे ही हमारे सीपीयू को वो हमारा सीपीयू के पास आया P1, जब तक वो P1 पूरा रन नहीं हो जाता, जब पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक हमारा P2 सीपीयू हमारा P2 जो है वो हमारा रनिंग स्टेट में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये किस में, नॉन प्रिवेंटिव में होगा। प्रिवेंटिव में क्या होगा कि P2 की अगर प्रायोरिटी ज्यादा है और हमारा P1 अगर एग्जीक्यूट नहीं भी हुआ है तो हमारा P1 को वो स्टार्ट कर देगा और P2 को P1 को हमारे कहाँ डाल देगा, रेडी स्टेट में डाल देगा। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिवेंटिव हो गया। और नॉन प्रिवेंटिव में क्या है कि पूरा प्रोसेस एक बार में रन हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा। तो जो जो एल्गोरिथम्स है जो जो हमारी प्रिवेंटिव पे काम करती है, नॉन प्रिवेंटिव में काम करते हैं, वो यहाँ पर लिखी गई है। पहला हमारा प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, वो हमारे प्रिवेंटिव में काम करती है। उसके बाद हमारा लार्जेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया, ये सब क्या है, हमारी प्रिवेंटिव में काम करती हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। ठीक है। और जो नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो हमारा प्रिमिटिव में भी काम करेगी, नॉन प्रिमिटिव में भी काम करेगी। यहाँ पर लिखा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। उसके बाद लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट, वो हमारे इसमें काम, नॉन प्रिमिटिव में भी काम करेगी। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो हमारी नॉन प्रिमिटिव में काम करेगी। और हमें बेसिकली यहाँ पर 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़नी है, जो कि है हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन। हमें कुल 4 एल्गोरिथम हमें यहाँ पर पढ़नी है हमारे इस कोर्स के अंदर। तो यहाँ पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। वहां पर हम देखेंगे एल्गोरिथम उसकी क्या है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और एग्जाम में इससे उससे रिलेटेड हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। उसके बाद हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया देखा, उसमें कुछ हमारे 7 क्राइटेरिया थे, उनको हमने एक बार अच्छे से देख लिया।
उसका कौन हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के लिए, कौन हमारा मिनिमाइज होना चाहिए, ये भी हमने देखा यहाँ पर कि हमारा जो कौन मिनिमाइज होना चाहिए, कौन मैक्सिमाइज होना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा कि हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है, और कौन कौन से एल्गोरिथम हमारे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में काम करते हैं। ये सब चीज हमने आज देख ली। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।